तो चलिए आज का लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है आज का, एटॉमिक मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, बैठ जाइए पहले आराम से। एटॉमिक मैग्नेटिज्म, तो एटॉमिक मैग्नेटिज्म मैं बता रहा हूँ, इसको खूब गौर से देखिए। इसके कई एस्पेक्ट्स मैं बताऊंगा, डिटेल स्टडीज की करूंगा, ये बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आज क्लोज कर देंगे, फिर कल आइएगा, फिर कल मेरे ख्याल से कल हम मैग्नेटिज्म क्लोज कर देंगे। कल अर्थ मैग्नेटिज्म बस पढ़ाना रहेगा। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में आप मान लीजिए कि तीन से चार वीडियो अपलोडेड होने के साथ, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा सारी बात। ठीक है ना, तो अब आप देखिए एटॉमिक मैग्नेटिज्म को समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए, तो गौर से देखिए, इधर देखिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अगल बगल घूमता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसमें Ze, मान लीजिए न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Ze है। खूब गौर से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इस स्टेप में हुई Ze है, इसमें अगल बगल कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो चार्ज होता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज होगा। तो अगर कोई चार्ज घूम रहा है तो क्या होगा बेटा? करंट होगी, करंट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गौर से देखिए, तो करंट किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। कोई दो रहा है? नो सर, नो सर। अगर मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड t है और फ्रीक्वेंसी f है, तो समझ रहे हैं? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज को ही तो करंट कहते हैं। मूविंग चार्ज को ही तो करंट। तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, ऐसा भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, बोलो बेटा। Yes. और अगर करंट फ्लो कर रही है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इसके सेंटर पे, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर करंट में डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो मैं करंट, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड। देखिए करंट ऐसे जा रही किसके है, डायरेक्शन में होगा? फिर से सुनिए गौर से देखिए। मैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था, ठीक है ना। मैंने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अगल बगल घूमता है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज Ze मान लीजिए, Z उसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसके घूमने की वजह से क्या होगी? चार्ज का मूवमेंट होगा, तो चार्ज का मूवमेंट ही तो करंट है। यस तो सर। मान लीजिए इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड t है, यानी एक चक्कर मार के यहाँ पहुँचता है t समय में, है ना। और 1 बाय टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी f है, यानी एक सेकंड में f बार घूम जाता है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो करंट फ्लो कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, अपोजिट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी कॉइल के अगल बगल करंट फ्लो करती है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, यही कहना चाहता हूँ, समझ में आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये मानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हो जाएगी, इधर देखिए। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये मानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी। इतनी बात समझ गए? नहीं समझ? समझ गए? अब ऐसे केस में कई तरह के सवाल बनते हैं, कई तरह की बात पूछता है। अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी कॉइल के अगल बगल तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और साथ में इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी होगा, क्योंकि अगर करंट फ्लो कर रही है तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है, इसी तरह एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह। बात समझ में? अगर करंट का डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, इधर देखिए, तो इधर से देखेंगे तो साउथ पोल जाएगा, मत करिए ऐसे, और अपोजिट से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है इस लूप में तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा? I इंटू ए। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा? I इंटू ए। बात समझ आ गई? देखिए इधर देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा I इंटू ए। बात समझ में? तो ये अगर इसी सब की स्टडी को हम कहते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म, इसी सब की स्टडी को हम कहते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म। मतलब कि एटम के अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या होगी, और उस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इन सब बातों का अध्ययन करना, विभिन्न बातों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मैग्नेटिज्म। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। बोर्स मैग्नेट्रॉन का मतलब ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी आप समझ जाएंगे इसका मतलब, पहले आप लिख लीजिए। बोर्स मैग्नेट्रॉन का मतलब होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या बढ़िया से है, अभी जब मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। बोर्स मैग्नेट्रॉन की वैल्यू भी पूछता है
उसकी वैल्यू निकाल के आप न्यूमेरिकल वैल्यू को रटे रहिए फट से लिख दीजिएगा। एक नंबर पे पूछता है, ठीक है ना। अब बोर्स मैग्नेट्रॉन क्या है ये भी पूछता है, ठीक है। तो अब मैं एक ही बात को ध्यान से लेके चल रहा हूँ कि अगर ये मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई मान लीजिए और फ्रीक्वेंसी एफ है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, ठीक है ना, तो करंट कितनी होगी बताइए। एक टाइम पीरियड में एक पॉइंट से ई चार्ज जाएगा भाई, एक टाइम पीरियड में एक पॉइंट से कितना चार्ज जाएगा, ई चार्ज जाएगा ना। तो करंट कितनी फ्लो करेगी, अगर टाइम पीरियड टी है तो करंट कितनी फ्लो करेगी, ठीक है ना। बात समझ में? इसी करंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी दिया है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, तो उस केस में आपका करंट एफ हो जाएगा या ई बाई टी हो जाएगा। इतनी बात समझे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, अगर टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई आर बाई वी, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई आर बाई वी। अगर इसका रेडियस आर है, गौर से देखिए, अगर इसका रेडियस आर है तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई आर बाई वी, अगर वी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में देखिए जो भी दिया होगा उस हिसाब से आप हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या क्या बातें आपसे पूछ सकता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इधर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी, यानी करंट को कितने टर्म में रिप्रेजेंट किया, एक बार तो ई बाई टी के रूप में रिप्रेजेंट किया, और 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होता है एफ इनटू ई के टर्म में रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद टी को 2 पाई आर बाई वी कर दिया, तो ई वी अपॉन 2 पाई आर। इतने रूप में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में? अरे आप समझ गए कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो करंट इतने रूप में आ सकती है। अगर छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस रूप में आ गए तो आप कर लेंगे। आपके दिमाग में एक नई बात आ गई ना कि मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट होती है, और वो करंट इतनी होती है। इतनी बात आप समझ गए? मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट होती है भाई, मतलब ये बात पहले आप नहीं, आपके दिमाग में एक नई बात डाली गई ना कि ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, इधर देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, इधर देखिए। अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट इतनी है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक सर्कुलर कॉइल में अगर आई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, ये बताया था। यस सर। सेंटर पे क्या होगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। तो अब आप देखिए इसमें आई की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है, आई की वैल्यू देखो, इधर देखो बेटा, आई की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब आप देखिए अगर आई की वैल्यू निकल चुकी है तो यहाँ पे हो गया म्यू 0 आई की वैल्यू पुट करिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ई बाई टी 2TR। ऐसे भी कर लेंगे, इसको पुट कर दें तो, इसको पुट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेंटर पे क्या होगा, इतना हो जाएगा। ये भी पूछता है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विद अ टाइम पीरियड दिस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर। तो पहले करंट निकालेंगे, करंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, निकाल देंगे क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। अब इसमें अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो उस रूप में आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दें तो उस रूप में आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को छोड़ दे रहे हैं, इस वैल्यू को पुट करके दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा म्यू 0 आई के रूप में ये पुट कर दीजिए, तो EV अपॉन 2 पाई आर इंटू 2R। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 EV अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी करंट भी फ्लो करेगी, इतनी करंट भी फ्लो करेगी, वही बात मतलब डिफरेंट उसमें तोड़ के ऐसे भी फ्लो करेगी, इतनी भी फ्लो करेगी। बात समझ में आ गई। एक टर्म और आपको दे दें, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपको ओमेगा दिया है तो हम जानते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा। बात समझ में आई, V इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा देखिए म्यू 0 E अपॉन 4 पाई आर और V बाई आर को ओमेगा कर देंगे। इस तरह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को सर म्यू को हम लोग कैसे मतलब लाया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है? बेटा आप ये देखिए, आपको पहले हम बता चुके थे एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो उसके देखिए रुकिए, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू 0 आई अपॉन 2 यस सर। बात समझा रहे? यस सर। उसी से हमने आगे इसको डिफरेंट चीजों को जो आप पहले से जानते हैं रिलेट करके दिखाया, जिससे न्यूमेरिकल में आए ओमेगा दे रहे तो आप कहेंगे ओमेगा से कैसे निकलेगा, तो ओमेगा को कन्वर्ट कर लेंगे और फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा म्यू 0 E ओमेगा बाई 4 पाई आर। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझे? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। इस तरीके से आपका हो गया डिफरेंट कंडीशंस। अब एक बार फिर से सुनिए सारी बातों को जल्दी से। एटॉमिक मैग्नेटिज्म में पढ़ाने जा रहा था। एटॉमिक मैग्नेटिज्म में मतलब कि वो मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होती है जब किसी न्यूक्लियस के अगल बगल
किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, उसका अध्ययन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने माना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन, पूरी बात शुरू से बता रहा हूँ, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगी बाय कन्वेंशन, ठीक है ना। और अगर इस डायरेक्शन में करंट इस सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप ही हुआ, सर्कुलर लूप ही हुआ ना। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीच क्या होगी, इनवर्ट्स होगी। और अगर अपोजिट है तो आउटवर्ड्स होगी। छोटी सी बात पहले के डिस्कशन से मैंने रिलेट कर दी ना। अब आप देखिए करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी चार्ज अपॉन टाइम। अगर टाइम पीरियड इस रिवोल्यूशन का टी है, यानी टी समय बाद एक चक्कर मार लेता है, तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम ही करंट होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ज बाय टाइम करंट होती है। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो इसको Fe के रूप में भी कह सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखिए t क्या होता है, 2πr/v, t टाइम पीरियड क्या होगा 2πr/v, तो E/2πr/v, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब v क्या होता है, v ओमेगा क्या होता है, v/r, ओमेगा क्या होता है, v/r, तो E/2π भी कह सकते हैं। इतनी करंट फ्लो करती है। तो करंट फ्लो करने के लिए अगर पूछे बाकी फैक्टर्स टाइम पीरियड और मिनट दे दे तो आप करंट फ्लो निकाल लेंगे ना। यस सर, हो जाएगा ना। तो बस बात खत्म। तो वही मैं कह रहा था, अब करंट फ्लो कर रही है किसी सर्कुलर लूप पे अगर करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी सर्कुलर लूप पे करंट फ्लो कर रही है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू कितनी हमने बताई थी, देखिए μ0I/2r, ये बताया था ना। उसको μ0I/2r में I की वैल्यू इसमें से कोई भी पुट कर दीजिए तो आपको क्या होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। इतने कन्वर्जन कर लेंगे ना आप लोग आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना दिमाग चलेगा ही चलेगा। और एटॉमिक मैग्नेटिज्म होता क्या है ये भी समझ गए हैं। देखिए कुछ भी इसकी इन सब के बाहर नहीं आएगा, यही सब है ही तो आएगा क्या, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, तो सवाल या एग्जाम आइडिया जो भी पसंद है कोई एक पकड़ के, ये नहीं कि दोनों करने लगे, थोड़ा इसमें कर लिए थोड़ा उसमें कर लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जो सीरीज बनाता है वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इसकी जगह उस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। कोई एक सीरीज पकड़ के आपको 4-5 बार कर लेना है बस। ये सब 2 ही बार कर लिए तो भी हो, ठीक है ना। और इन बेसिक्स को 4 से 5 बार रिवाइज कर देना है। क्वेश्चंस अंत में आप भले कुछ पार्ट के ना कर पाए, अगर ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट बेसिक सब जान के जाइए। क्योंकि अगर बेसिक जान के आप जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस, इधर देखिए क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, तो आपको पास्ट चैप्टर से आप सीख लेते हैं, तो बाकी आप अप्लाई करना जान जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए नेक्स्ट आपको हम क्या बता रहे हैं, गौर से देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या बता रहे हैं। अब अगर करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से अगर करंट फ्लो कर रही है तो क्या होगा, उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। भाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से अगर करंट फ्लो कर रही है बेटा, तो करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा। देखिए इधर देखिए मैग्नेटिक डाइपोल भी होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पूछ सकता है, m कितना होगा, m बराबर क्या होगा, I × A, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और अगर उसका रेडियस r है तो I × πr², ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। मत करिए। और करंट की वैल्यू आपको मैंने पहले से निकालना सिखा दिया है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल कर लेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो कर लेंगे। अब एक बात और गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर इसके अगल बगल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, देखिए भाई, तो ये बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, जैसे मान लीजिए जेडी अगर इसका न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए ई चार्ज है, तो कितना फोर्स लेगा, k q1 q2 यानी k z2। अगर ये रेडियस r है तो r², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²। ऐसे देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से, यही क्या लेगा, mv² लेगा, ठीक है ना। तो अब ये r² में से ये कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ये लेगा, इसका मतलब kZe² = हाँ, इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऐसे हो जाएगा, kZe² / mr का अंडर रूट। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा,
अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तो निकाल लीजिएगा। इधर देखिए के की वैल्यू आपको पता ही है, कौन सा एटम है ये पता ही है, एटॉमिक नंबर दिया ही होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, किस रेडियस में घूम रहा है ये भी निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए रेडियस दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, रेडियस पूछ लिया तो तो भी निकाल लीजिए। बेसिक जानते रहिए। एक बात आप और है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा और 9th-10th में थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन मिलता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2 बोर्स थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है ना। बोर्स कंडीशन जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है अगल बगल, देखिए इधर देखिए किसी न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सब ऑर्बिट में नहीं घूमता है, उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2 है। इसको बोर्स कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. ये पता है तो mvr = nh/2 ये एक इक्वेशन हो गया और kz²/r² = mv²/r ये दो इक्वेशन हो गया। ये दो इक्वेशन कंपेयर हाँ कंपेयर करके एनी का एनालॉगस क्या एनी Any? क्वांटाइजेशन इसका एनालॉगस कैसा एनालॉगस, नहीं कुछ तो इसके एनालॉगस से कोई मतलब नहीं है। ये तो बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो हर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाएंगे हम अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में, अभी नहीं आया है तो आप ये सब बात कई बार देखेंगे, लेकिन ये Yes, बात sir, केमिस्ट्री में ही बताता है और 9th-10th में ही बताता है कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 होगा। बात समझ में आ गई? तो ये दो इक्वेशन में ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में जो भी दिया होगा, जैसा भी दिया होगा, जो पूछ रहा होगा, अरे क्या पूछेगा, करंट पूछेगा, अरे क्या पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, ठीक है ना, अरे क्या पूछेगा कि देखिए करंट पूछेगा, मत करिए, करंट पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, है ना, वो सब बात पूछेगा, आप फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा कि सेंटर पे कितनी है, बाकी फैक्टर मैग्नेटिक निकाल देगा। अरे वैसे ही है जैसे कोई करंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वैसे ही है जैसे कोई करंट फ्लो कर रही है किसी सर्कुलर पाथ, निकाल लीजिए। यस कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीज पुट कर दिएगा फट से। Yes, sir. एक बात आप और देखिए कि n/l का जो रेशियो होगा मैग्नेटिक मोमेंट, इसको याद कर लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो -e/2m होगा। गौर से देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रुक जाइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस से अगल बगल r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच ये रेशियो होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। और साथ में एक बात और भी है, इधर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ये माइनस इसलिए है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल नहीं है। वो कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देखिए इस डायरेक्शन, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, थोड़ा इसको यहाँ पे 100% प्लस वहाँ 100% एक ही बार देना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद 2-3-4 बार बाद में शांत दिमाग से बस उसको पुख्ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इधर देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, r क्रॉस mv। r क्रॉस mv एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है, r क्रॉस mv एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है तो r ये हो गया, r ये हो गया और mv इधर हो गया। देखिए mv इधर हो गया, mv का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंशियली, mv टेंजेंशियली हो गया, r ये हो गया। तो r क्रॉस mv क्या होगा, बाहर की। ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है तो ये माइनस साइन जस्टिफाई हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए कि ये एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बीच जो रेशियो होगा वो -e/2m होगा, ठीक है ना।
यहाँ ई और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये माइनस क्यों है, मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। माइनस इसलिए है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक डायरेक्शन में नहीं है। ये दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। वो कैसे है आप गौर से देख सकते हैं, आप अच्छे से देखिए कि आर क्रॉस एम बी ही एल होता है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इधर देखिए आर क्रॉस एम बी ही एल होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो आर क्या है, ये है, आर ये है, एम बी टेंजेंशियली है, तो आर क्रॉस एम बी यानी बाहर की ओर। अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम अंदर की ओर दिखा दें तो बात खत्म। तो हम कैसे दिखाएंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में, तो करंट किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और करंट इधर मूव कर रहा है। तो आई मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, आई की डायरेक्शन में करिए तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए तो एम का डायरेक्शन अंदर जा रहा है। यस सर। बात समझ में आई? अब क्लियर हो गया, ठीक क्लियर हो गया। तो सारी बात एटॉमिक मैग्नेटिज्म की मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ भी बात बची नहीं है। बस मैं एक अभी 2-3 मिनट टाइम बाकी है 2 बजने में, तो मैं इसका प्रूफ दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद आप चले जाइए, ठीक है ना। हालांकि इसका प्रूफ ना भी जानी तो आपका काम चलेगा, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ 2 मिनट बचा है तो, ठीक है ना। देखिए ऐसा है, गौर से देखिए, गौर से देखिए फट से। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए। आई इंटू ए, ठीक है ना। बात समझ में? यस सर। आई क्या होता है, करंट। हाँ करंट होता है। तो करंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, E बाई टी, और ए क्या है, पाई आर स्क्वायर। बात समझ में? डायरेक्शन अपोजिट है तो हम दिखाई चुके हैं, तो वो हम वो दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन अपोजिट है वो दिखाई चुके हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं। बस हम ये दिखा दे रहे हैं कि m बाई एल ई बाई 2m के बराबर है, बस इतना दिखा दें तो हमारा काम खत्म। तो m क्या होता है, e बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये m हो गया, ठीक है ना, ठीक। और t क्या है, 2 पाई आर बाई बी, इसको 2 पाई आर बाई बी कर दिए इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया m। अब मैग्नेटिक मोमेंट हम अब एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्या है आपका, आर इंटू एम बी। एन एच बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एन एच बाई 2 पाई। हाँ ये एंगुलर मोमेंटम है, एन एच बाई 2 पाई। हाँ एंगुलर, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एन एच बाई 2 पाई एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब इसके बाई एल का रेशियो ले रहे हैं, इसके बाई एल का रेशियो ले रहे हैं, तो क्या आएगा आपका, m बाई एल का रेशियो ले रहे हैं, देखिए m बाई एल का रेशियो ले रहे हैं। तो ये हो गया e v पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, और नीचे l क्या है, n h बाई 2 पाई। तो 2 पाई कट गया, 2 पाई कट गया, और r कट गया, यहाँ r स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया e v पाई r अपॉन n h, e v पाई r अपॉन एन एच। और हमें प्रूफ क्या करना है, m बाई एल कितना आता है, e बाई ट्वाइस m, यही आता है ना, यही आता है ना, बोलिए e बाई ट्वाइस m आता है। तो माइनस e बाई ट्वाइस, हाँ माइनस वाली बात हम दिखा चुके हैं डायरेक्शन से। अब बस मैग्नीट्यूड दिखा रहे तो बात हो जाएगी, रुकिए ध्यान से देखिए। तो e बाई ट्वाइस m दिखा रहे हैं, तो देखिए m बाई एल कितना आ गया, e v पाई r अपॉन एन एच। तो अब e बाई 2m दिखाना है, e बाई 2m दिखाना, तो m को ऊपर कर दीजिए। देखिए जो सब सवाल होते हैं ज़्यादातर, सुनिए ज़्यादातर जो सवाल होते हैं आईटीज फाइटीज में, बेसिक यही होता है, आपको इधर उधर करना आना चाहिए, ये भी एक कला है। हाँ सर। ऐसा भी आगे पीछे होगा तो आपको सवाल दे देगा, ठीक है ना। जो आपको आगे पीछे करके क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, वो बहुत स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्या है कि ई वी पाई, तो अब ये देखिए कि इसमें m से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आया था, हमारा क्या ई वी पाई आर अपॉन एन एच आया था, m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m वी आर e बाई ट्वाइस m, e बाई ट्वाइस m। अब ये कैसे होगा भाई, देखिए एक मिनट, इस पाई को नीचे लीजिए, इस पाई को
नीचे ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। Yes, sir. ठीक है, और फिर उसके बाद 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया NH/2 पाई। ये कितना हो गया? NH/2 pi. और NH/2 पाई एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? Sir, angular momentum. और MVR ये भी एंगुलर मोमेंटम होता है। MVR ये भी एंगुलर मोमेंटम होता है। MVR क्या होता है? Angular और momentum. ये दोनों टर्म कट जाएगा और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया E/2m, हेंस प्रूफ। ठीक है ना? कट कर दिया। Thank you, sir.